डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं सीटेट पेपर 2 लेवल 2 या जूनियर का जो एग्ज़ाम होता है उससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से बाल विकास या शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें कुल 30 क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके जनवरी 2021 में जो पेपर 2 का एग्ज़ाम हुआ है वही क्वेश्चन को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो उसको हम लोग जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछने का क्या पैटर्न है। और ये सीटेट का जो एग्ज़ाम है उन छात्रों, उन साथियों या उन मित्रों के लिए बेहद ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट की तैयारी करें। बिना सीटेट क्वालिफाई किए आप सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी अदर स्टेट में आप टीचर खासकर प्राइमरी और जूनियर या टीजीटी में एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप सीटेट पहले क्वालिफाई करें। और सीटेट क्वालिफाई करने के लिए ये भी बेहद जरूरी है कि आप जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है 1 to क्लास 1 to 8, आप उसको अच्छे से एक दो बार अवश्य रीड करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं से टेक्स्ट बुक से ही पूछे जाते हैं। जब आप बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप पकड़ लेंगे कि किस टेक्स्ट बुक से किस चैप्टर से पूछा जाता है। तो कुछ चैप्टर भी उसमें महत्वपूर्ण है कुछ, तो इसलिए आप जरूरी है कि आप एक बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी, बेटर प्लान, बेटर रोड मैप के अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी कीजिए। तो आपका एग्ज़ाम बेहतर क्या सफल होगा, आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है? बाल्यावस्था की अवधि में विकास, तो इसका आंसर होगा बाल्यावस्था यानी जो चाइल्डहुड है उसमें जो विकास होता है धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, या बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, या उसमें केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, या अनियमित और असंबद्ध होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, यानी चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPT, आप इसको अच्छे से पढ़िए, इससे हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो जो निकटस्थ विकास का क्षेत्र है वो क्या है? तो वो क्या है कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में किस चीज़ को ज़्यादा वो फोकस करते हैं? थर्ड होगा कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन में करने में समर्थ होते हैं, यानी जो आपके चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजनल थॉट। आपका ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर P4 है, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ऑप्शन 2 सही होगा। द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो इसका आंसर होगा 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 शारीरिक गति संवेदनता यानी खिलाड़ी, बॉडीली काइनेस्थेटिक एथलीट। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार क्या सही होगा? तो लेव वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन 1 सही होगा। आपको वाइगोट्स्की का अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, हर बार इसे 2 या 3 प्रश्न अवश्य बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। तो अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसा होगा, कैसा होता है? तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और
अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो ऑप्शन 4 सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कैसे? जो मल्टीलिंगुअलिज्म है क्लासरूम में किस प्रकार में उसको समझना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, एक गुण और साधन एंड एसेट एंड रिसोर्स को के रूप में मल्टीलिंगुअलिज्म को समझना चाहिए, खासकर टीचर्स को। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल केंद्रित अवस्था वह है जिसमें, क्या है बाल केंद्रित अवस्था? जिसमें कि अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है सॉरी, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इस सभी को आप सभी को पता है कि लेव वाइगोट्स्की को। मैं भी कह रहा था कि आप इसको वाइगोट्स्की को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हर बार परीक्षा में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इससे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, स्मॉल प्रिंट वर्कशीट। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है? तो समावेशी शिक्षा के पीछे कौन से अंतर्निहित विचार हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कि दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। यही समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? कि चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो डिसलेक्सिया की अगर पहचान करनी है तो आपको ये देखना होगा कि उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से आप डिसलेक्सिया यानी पठन वैफल्य की पहचान कर सकते हैं। पढ़ने लिखने से संबंधित बीमारी है, उनको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था कैसी होती है, कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन 2 सही होगा, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। उनका शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था में एक बेहद महत्वपूर्ण है कि उन सामूहिक अवस्था कि उनके अधिगम को बेहतर बनाने में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था बेहद महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो अध्यापिका को कि विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रायों को सुव्यवस्थित कर पाएं। ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत कर और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 3 है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य में सशक्त हों। ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 है, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। ये भी गलत है। तो यानी ऑप्शन 1 और 3 सही होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। कैसी अधिगम एक प्रक्रिया? तो अधिगम एक क्या है? एक तो जटिल है और सक्रिय प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स और एक्टिव प्रोसेस है लर्निंग। ऑप्शन 1
19 का आंसर ऑप्शन 1 सही होगा, कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषी विविधता को डैश करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विविधता को समझना चाहिए, ऑप्शन 3 सही होगा, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 21 है कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। तो इसका आंसर होगा तो अधिगम के लिए सहयोगी वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धी के, यानी कोलैबोरेटिव होना चाहिए, न कि कॉम्पिटिटिव, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है इसमें, तो ऑप्शन 2 सही नहीं होगा इसका, कि बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है, ये भी गलत है, तो इसलिए ये सही नहीं, ऑप्शन 2 सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या प्रदर्शित करता है। तो बच्चों को विद्यालय में असफल होना निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है, क्या लाभ है। तो समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से कि बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। समूह में पढ़ने और सहायता करने का यही लाभ है, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है, तो इसको हम किस प्रकार की टीचिंग कहेंगे। तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रगतिशील, ये प्रोग्रेसिव टीचिंग बोलते हैं, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही होगा। तो केवल जो कथन पहला है वही सही है कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है। क्वेश्चन 29 है तो बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका कैसी है। तो द्वितीय कारक है, इज ए सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो ये आपके जिन प्याजे हैं, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है CDB का, जिन प्याजे, वाइगॉट्स्की, कोलबर्ग, ये सब, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सीटेट पेपर 2 का CDP एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का बेहद महत्वपूर्ण 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आगामी सीटेट अगस्त की जो परीक्षा उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझिए, तब आप इसका आंसर दीजिए और प्रैक्टिस के बतौर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पुराने क्वेश्चन पेपर को जरूर 1 से 2-3 बार अवश्य सॉल्व करें। इससे फ़ायदा यही हुआ कि आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। जब कॉन्फिडेंस होगा तो आपका एग्ज़ाम ऐसे ही बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो आप एग्ज़ाम में बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि आप बेहतर तरीके से तैयारी करें। इसी क्रम में हम लोग लगातार सीटेट को ध्यान में रखकर तमाम वीडियो अपलोड किया गया, आप उसको देख सकते हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया गया है और अलग अलग सेक्शन में भी CDP या सोशल स्टडीज़ या EVS का भी वीडियो अपलोड किया गया, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, चलते चलते फिर एक बार रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।